Hello students, today we are going to start important topic chemical kinetics chapter 4 class 12 chemistry और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही important point that is integrated rate equation। इससे पहले हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम वहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन, इससे हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या काम आती है। इससे हम वी कैन डिटरमाइन रेट कांस्टेंट के, किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट इसके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी कंसंट्रेशन पर, यानी कि कितने टाइम पर, एनी टाइम, किसी भी टाइम पर कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। या फिर ये भी पता लगा सकते हैं कि 20% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, या 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यानी किसी भी टाइम पर कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है ये भी हम पता लगा सकते हैं, और कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है ये भी हम आराम से पता लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग अलग होती है। इट इज डिफरेंट for different order reactions। ये अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम अलग अलग ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालने जा रहे हैं। और आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव करेंगे और उसके बाद उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, दैट इज आर रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। आर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन वो होगी in which rate of reaction is proportional to the zero power of change in the concentration of reactant। देखिए, हमने रेट लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन की पावर के प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to zero power of concentration of reactant। Rate of reaction is proportional to zero power of concentration of reactant। ठीक है, रिएक्टेंट की जीरो पावर। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे, यह जीरो पावर का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज की, जैसे इसकी कोई भी फैक्टर है की पावर जीरो है, तो इसका मतलब पावर जीरो है तो उस पर कोई डिपेंड नहीं कर रही। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन is independent from rate of reaction independent from concentration of reactant।
इसको यह भी कह सकते हैं, या तो जीरो पावर के कन्फर्म बता सकते हैं, या ये कह सकते हैं जिसपे कंसंट्रेशन का इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो इसके ये जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव करने जा रहे हैं। देखिए अब ये डेराइव हम करेंगे डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो प्रॉपर्टीज हैं मैथ्स की, जहाँ जिसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि R क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन विद द टाइम। किसका, या तो रिएक्टेंट का ले सकते हैं या प्रोडक्ट का। तो हम यहाँ रिएक्टेंट का लेंगे। रिएक्टेंट के केस में आएगा dR अपॉन dt, और यहाँ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये रेट के लिए फॉर्मूला है। R इज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और dt, d इसलिए लिया है कि स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल पोर्शन के लिए। एक हमने रेट लॉ और पढ़ा था, रेट लॉ। रेट लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि रेट जो होती है R इज इक्वल टू K रिएक्टेंट की पावर। रिएक्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है जिसको हम n कहते हैं। तो यहाँ इस वाले केस के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आ जाएगा R इज इक्वल टू K R की पावर जीरो, ये आने वाला है। और क्योंकि R की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो जो होती है वो यूनिटी होती है, उसको वन मानते हैं, उसका मतलब वन होता है। तो ये आ गया R इज इक्वल टू K रेट। R का मतलब रेट, इसको हम रेट कहेंगे, K हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी एक ही बात के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इनको कंपेयर कर देते हैं। रेट, दोनों साइड रेट है, देखो ये भी रेट है, दिस इज रेट एंड दिस इज ऑल्सो रेट। तो एक रेट का मतलब ये दोनों है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आने वाला है, k। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे लिए इक्वेशन आ गई 3। अब देखिए अब आगे हमको क्या करना है, देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक माइनस साइन है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। माइनस का मतलब देखिए ये नहीं समझना है कि यहाँ डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है इसलिए हम माइनस साइन ले रहे हैं। यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव आ जाएगा। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया है। देखिए और सॉल्व कर सकते हैं इसको, dr ये हो गया k dt, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव करनी है। तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमको इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब ये माइनस साइन इधर है तो इसको इधर भी ले जाया जा सकता है, हम इधर भी ले जा सकते हैं इसको, हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको, dr इज इक्वल टू माइनस k dt। ये भी इक्वेशन हमारी हो सकती है। अब हमको इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, देखिए r की दो वैल्यू है। r की वैल्यू फर्स्ट है जिसको हम r0 कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, और दूसरी r है। इसी तरह टाइम t, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 से लेकर, देखिए इसको एक और स्टॉप में हम लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना तो इसका होगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं r0 r d r माइनस के बाहर आ जाएगा डी टी, यहाँ 0 से लेकर t तक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन, अब देखिए एक चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब ये करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो यहाँ बच गया हमारे पास r, और यहाँ हमारे पास बच गया k, और इसका हो गया
t, और यहाँ पर एक हम कांस्टेंट लगा देंगे i, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए i की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए i की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो वैल्यू माननी पड़ेंगी। हम वैल्यू मान लेते हैं कि when t इज इक्वल टू 0 है तो r इज इक्वल टू क्या है, जो कंसंट्रेशन है दैट इज R0 हमने मान लिया। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो t इज इक्वल टू 0 यानी हमारे पास ये वाला था r माइनस k, तो r की जगह हम क्या लिखेंगे R0 और k, t की वैल्यू हमने रख दी z, और ये हमारा आ गया i। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब i की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास R0, तो i की वैल्यू आ गई। तो हम इस इक्वेशन में अब i की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है देखिए, r इज इक्वल टू माइनस के टी, और i की वैल्यू क्या आई है 0 आई है। ठीक है, अब हम इसको इधर ला सकते हैं। r ये इधर आएगा तो माइनस के टी, ये इक्वेशन आ जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो r है वो फाइनल कंसंट्रेशन है और R0 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब देखिए हम ग्राफ भी समझ सकते हैं। इसका ग्राफ इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, कौन सी वाली, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये वाली। इसके हम डिफरेंट ग्राफ को समझ सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इससे हम एक ग्राफ, देखिए लाइन इक्वेशन है ये, r इज इक्वल टू माइनस के टी, ये वाली इक्वेशन है। और इसका जब हम कंपैरिजन करें तो ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y मतलब y एक्सिस पे क्या लेंगे हम, y एक्सिस पे हमको लेना है r, और x एक्सिस पे हमको क्या लेना है, x एक्सिस पे हमको लेना है t, यानी प्लॉट इन के बीच में होने वाला है। इसके बाद देखिए ये क्या है, c जो है वो है c, और इसकी वैल्यू आ रही है R0। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, स्लोप m, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और स्लोप की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस k। तो इस तरह से ये है। अब देखिए इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं सेम। क्या लिया था हमने x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने लिया है t, y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, y एक्सिस पे हमने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और देखिए नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो ये हमारी एक लाइन इस तरह का ग्राफ आने वाला है, इस तरह का ग्राफ आएगा, और इसका जो स्लोप है जो नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू होगी माइनस के, यानी नेगेटिव आ रहा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर t की वैल्यू 0, ये जो पॉइंट है ये शो करेगा R0, इनिशियल कंसंट्रेशन को। समझ लिए, शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, जैसे जैसे रिएक्शन होती गई रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारा एक तरह से ग्राफ इसका हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसको एक और फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, और वो दूसरी फॉर्म क्या है देखिए। मैथमेटिकल है, इसको अलग अलग तरीके से हमको लिखना है और अलग अलग तरीके से हमको इसको
डेराइव करना है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, हमारे पास रिएक्शन है ये थी R इज इक्वल टू माइनस KT R 0, ये वाली रिएक्शन थी ना। तो इस रिएक्शन को हम इधर इसको ले जाएंगे तो R इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 0 माइनस के की वैल्यू निकालनी है ना, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल, हमने कहा था पहली एप्लीकेशन इसकी रेट कांस्टेंट निकालना। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको माइनस से ऑन मल्टीप्लाइंग विद माइनस, बोथ साइड से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा R माइनस ये माइनस माइनस प्लस KT, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक माइनस और करेंगे तो ये इसकी वैल्यू KT आ जाएगी हमें। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हो गई माइनस R और इसकी वैल्यू हो गई प्लस R0 तो KT। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं R0 माइनस KT, ये भी हो सकता है। तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए हमें K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने K की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखिए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, देखिए जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की जस्ट हाफ रह जाती है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हम जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं तो K की वैल्यू हमको अभी हमने निकाला था K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है, देखिए T हाफ लाइफ का मतलब होता है कि T की वैल्यू हम रख देंगे T हाफ, और ये जो कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू रह जाएगी जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका आधा, बाई D2 कर देंगे हम। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो K इज इक्वल टू R0, यहाँ क्या रखना है R0 बाई 2, और यहाँ हम लिख देंगे T हाफ, ये हमारा T हाफ हो गया। अब देखिए आसान है एकदम, यहाँ K और 1 में से हाफ गया तो ये बचेगा R0 बाई 2 अपॉन T हाफ। अब T हाफ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा R0 बाई 2K। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ है ना ये प्रोपोर्शनल आ रही है, T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू R0। हम क्या कह सकते हैं, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ is proportional to initial concentration of reactants, कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ती जाने वाली है। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए बहुत ही अनकॉमन एग्जांपल होते हैं इसके, और वो रिएक्शन जो स्पेशल कंडीशंस में होती है, स्पेशल कंडीशन में होती है, स्पेशल कंडीशंस
स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे एंजाइम कैटलाइज्ड कोई रिएक्शन है, वो सब इस कैटेगरी में आती है। नंबर 1 हम देखिए इसमें, ऑल फोटो केमिकल रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जो कि फोटोकेमिकल होती है, यानी फोटो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। इनकी पहचान क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एरो के इधर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और यहाँ एच न्यू लिखा है, तो इसका मतलब ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। नंबर 2, रिएक्शन takes place in heterogeneous environment। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, ये है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन का मतलब कोई गैसियस रिएक्शन है और वो सपोज गैसियस रिएक्शन है और वो किसी मेटल की सरफेस पर हो रही है, तो ये रिएक्शन उस कैटेगरी में आएगी। अब देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2HI है, HI है, इसका डिकम्पोजिशन होने वाला है हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन और किसकी प्रेजेंस में, गोल्ड की सरफेस पे अगर हो रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी। एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, जब अमोनिया डिकम्पोज होता है NH3 गैस, तो डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अब देखिए ये भी प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, कहीं पर हम पढ़ चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आगे भी ये बार बार पढ़ते रहेंगे। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन है, लो प्रेशर पर, लो प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो प्रेशर पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जब प्रेशर कम होगा। लेकिन हाई प्रेशर पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए इसका मतलब क्या है कि प्लेटिनम की जो सरफेस है ना, उस पर पार्टिकल आते हैं तो रिएक्शन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल चलती है, लेकिन जैसे जैसे एक बार सैचुरेशन हो जाएगा, सरफेस पूरी कवर्ड हो जाएगी, तो वो उससे फ्री हो जाएंगे, फिर उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और जीरो ऑर्डर का मतलब यही होता है जब कंसंट्रेशन की पावर पे वो डिपेंड ना करे। तो ये हमारा एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो आज हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, हाफ लाइफ पढ़ा और उसके एग्जांपल पढ़े। थैंक यू।